मैं तुमसे अपनी इस हार का बदला लेके रहूंगा। अभी के लिए मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन रहा हूं। सुधीर वहां से जाते हुए आदित्य को देख कहता है और काले धुएं में बदलकर भागने लगता है। वही रघुवीर और भावेश राव उसका पीछा करने लगते हैं। आदित्य उसकी बात का मतलब समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे अचानक अमृता की याद आती है। वो धीरे से अमृता का नाम लेते हुए अमृता की ओर देखता है। अमृता सही सलामत वहीं बैठी हुई मुस्कुराकर आदित्य को देख रही थी। ये देख आदित्य की जान में जान आ जाती है। पर तभी उसके चेहरे के भाव अचानक से गंभीर हो जाते हैं। वो देखता है कि एक कुत्ते जैसा जानवर जिसके पास पंख भी थे, वो उड़ते हुए तेजी से अमृता की दिशा में बढ़ रहा था। आदित्य को उस जानवर में से काली ऊर्जा महसूस हो रही थी, जिससे उसे पता चल गया था कि वो जीव सुधीर का ही भेजा हुआ था। आदित्य वहां से तेजी से अमृता की ओर बढ़ता है। वही अमृता आदित्य को आता देख खुश हो जाती है। वहां किसी का भी ध्यान उस जानवर पर नहीं गया था। ये बात आदित्य को हैरान कर रही थी। वो जानवर एकदम अमृता के पास पहुंच गया था और अपने पंजों से अमृता पर हमला करने ही वाला था कि आदित्य वहां पहुंचते हुए अमृता का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लेता है और उस जानवर का हमला सीधा ही उस पत्थर की कुर्सी पर लगता है जिस पर अमृता बैठी हुई थी। उसका हमला इतना शक्तिशाली और खतरनाक था कि एक वार में ही वो पत्थर की कुर्सी कई टुकड़ों में बिखर जाती है। उस हमले की वजह से सुस्मिता भी थोड़ी चोटिल हो गई थी, क्योंकि वो अमृता के बगल में बैठी थी और आदित्य के पास दोनों को बचाने का समय नहीं था। इसलिए आदित्य ने उसे ही बचाया जो उस जीव का निशाना थी, यानी अमृता को। वहां हड़कंप मच जाता है। सभी वहां से दूर भाग रहे थे, क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो नहीं जानते थे कि वो पत्थर की कुर्सी इतने टुकड़ों में कैसे टूटी। उन्हें बस वहां किसी खतरनाक शक्ति के होने का आभास हो रहा था। अमृता आदित्य के सीने से लगी हुई थी। उसे परवाह ही नहीं थी कि वो अभी मरते मरते बची है। वही आदित्य की नजरें उस जानवर को देख रही थी। आदित्य उस जानवर को घूरते हुए अमृता को खुद से अलग कर अपने पीछे छुपाते हुए खड़ा हो जाता है। सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वहां कौन है जिसे आदित्य ही देख पा रहा है, पर वहां कोई और भी था जो उस जीव को देख पा रहा था। वो कोई और नहीं, आदित्य के गुरु निर्भय सहाय थे। आदित्य के पिता की तरह वो भी ब्रह्मांड मंडल के योद्धा थे और उनके पास भी आत्मदृष्टि थी, जिसकी सहायता से वो उस अदृश्य जानवर को देख पा रहे थे। तभी आदित्य के गुरु आदित्य को उस जीव को देखता देख मन में कहते हैं, आदित्य कैसे उस जीव को देख पा रहा है? उसके पास तो आत्मशक्ति तक नहीं है। आत्मदृष्टि के होने का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। वही वो इस बात से अनजान थे कि आदित्य की आंखें एक असुरों के राजा की आंख थी। किसी काली शक्ति या मायावी शक्ति को देखने के लिए उसकी आम दृष्टि ही काफी थी। इसका अर्थ था कि कोई भी आदित्य की नजरों से छुप नहीं सकता था। वो जानवर भी आदित्य को देख रहा था, जो कोई नहीं देख सकता था। वो जानवर देख पा रहा था। उसे आदित्य के अंदर असीमित दैविक और काली शक्ति दोनों ही नजर आ रही थी। वो चाहकर भी आदित्य पर हमला नहीं कर पा रहा था। वही आदित्य जानता था कि यदि उस जीव ने हमला किया तो वो उसके एक वार को भी मुश्किल से सह पाएगा। तभी वो जानवर कुछ को उजागर करते हुए वहां खड़े अन्य लोगों को देखता है और एक बार जोर से चिल्लाते हुए एक दूर खड़े लड़के की ओर भागने लगता है। वही उस लड़के के पैर कांपने लग जाते हैं। वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। वही दूर खड़े कुछ योद्धा घबराते हुए उस जानवर को देख कहते हैं, का क्या वो जीव एक शवमल है? अरे नहीं, वो काली अग्नि वाला जादुई जानवर है जो कालवन, मायावन और ऐसे ही काली शक्तियों वाले इलाकों में पाए जाते हैं। हाँ भाई, सही बोल रहा है। वैसे भी शवमल दिन के उजाले में नहीं निकलते। हाँ, शवमल एक मृत जानवर होते हैं जिनके शरीर पर काली शक्तियों का कब्जा होता है। वो जानवर उस लड़के तक पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक से एक शख्स उसके आगे सीधी तलवार पकड़े प्रकट हो जाता है। जैसे ही वो जानवर उससे टकराता है तो तलवार के सामने होने की वजह से उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और वो उस शख्स के दाएं और बाएं जाके गिरता है। आदित्य जैसे ही उस ओर देखता है तो उसे उसके गुरु वहां तलवार लिए खड़े हुए दिखाई देते हैं। वो पीछे खड़े लड़के को देख पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना? ये सुन,
वो लड़का हाँ में सर हिला देता है। इतने हंगामे के बाद आदित्य को विजेता घोषित कर दिया जाता है। दूसरे दिन हिमपुरी के महल के एक हिस्से में कुछ सैनिक 4 लोगों को पकड़कर खड़े थे। वहीं उनके सामने आदित्य खड़ा था। उसे देख उन सब की हालत खराब हुई पड़ी थी। आदित्य उनको देख मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने सुना है तुम चारों बोलते अच्छा हो, जरा मुझे भी बोलकर सुनाओ। ये सुन वो सब घबराते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी आदित्य गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है, क्या हुआ अब मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे? और कल प्रतियोगिता भवन में तुम लोगों के मुंह नहीं थक रहे थे? ये सुनते ही वो चारों हैरान हो जाते हैं और डरते हुए आदित्य को देख कहते हैं, न नहीं राजकुमार, कृपया हमें क्षमा कर दे, हमसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये सुन आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ऐसी गलती दोबारा करने का तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। ये बोलते हुए वो वहां से जाने लगता है और जाते जाते अपने सैनिकों को कहता है, जीभ काट दो इनकी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये बोलते हुए वो जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने खड़ी अमृता पर पड़ती है। उसकी आंखों में हल्के आंसू थे। आदित्य उसे एक नजर देख उसके बगल से निकलते हुए आगे जाने लगता है, पर तभी अमृता कहती है, आप ऐसे क्यों हैं? क्या किसी की छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा देना सही है? क्या आपके पास दिल नहीं है? आप इतने क्रूर कैसे बन सकते हैं? आदित्य, मैं आपसे बात कर रही हूं। ये सुनकर भी आदित्य उसकी बात को अनसुना करते हुए कहता है, मैं अपने राज्य आर्य साम्राज्य के लिए निकल रहा हूं। ये बोल आदित्य वहां से जाने लगता है। अमृता को उसका ये बर्ताव बहुत आहत करता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो पीछे मुड़कर जाते हुए आदित्य को देख गुस्से से कहती है, ठीक है जाइए और कभी वापस मत आइएगा, मुझे आपका चेहरा भी नहीं देखना है। नफरत है मुझे आपसे, आप कभी नहीं बदल सकते। आदित्य ये सब सुन रहा था। सभी बातें उसके दिल पर किसी तीर की तरह लग रही थी, पर वो अपने चेहरे पर दिल की भावनाओं को नहीं आने देता है और महल के बाहर आते हुए 2 उंगलियां मुंह में रखकर सीटी बजाता है। उसकी सीटी बजाते ही वहां पर एक तेजी से भागता हुआ घोड़ा आता है। आदित्य जल्दी से उसकी रस्सी पकड़ते हुए चलते घोड़े पर ही सवार हो जाता है और वहां से निकल जाता है। कुछ देर में 4 और घोड़े पर सवार सैनिक आदित्य के पीछे आने लगते हैं। ये वही सैनिक थे जिनको आदित्य ने उन 4 लोगों की जीभ काटने को बोली थी। ये चारों सैनिक आदित्य के खास सैनिक थे जो उसके आसपास ही रहते थे। आदित्य को उनकी जरूरत नहीं थी, पर अभी वो छोटा था, इसलिए उसके पिता ने ही उन चारों को आदित्य के साथ रहने को बोला था। वही अमृता अभी भी उसी स्थान पर खड़ी थी। उसने पहली बार आदित्य से ऊंचे स्वर में बात की थी। वो वहीं बेसुध सी खड़ी थी। उसे आसपास की कोई होश खबर नहीं थी। तभी एक दासी वहां आते हुए कहती है, राजकुमारी, कुछ सैनिक आपसे भेंट करना चाहते हैं। ये बोल वो अमृता के जवाब का इंतजार करने लगती है, पर अमृता का कोई जवाब नहीं आता है। तो वो अमृता के पास जाते हुए उसे छू कर कहती है, राजकुमारी। उसके छूते ही अमृता अचानक से होश में आते हुए कहती है, हे हाँ। ये देख वो दासी फिर से कहती है, राजकुमारी, कुछ सैनिक आपसे भेंट करना चाहते हैं। ये सुन अमृता हाँ में सर हिलाते हुए उसके पीछे जाने लगती है। कुछ देर में उसकी नजर सामने से आ रहे 2 सैनिकों के साथ एक लड़के पर पड़ती है। कौन है ये लड़का? क्यों मिलना चाहता है? अमृता से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।